हेलो, वेलकम बैक टू द क्लास। आज हम करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड को ही हम आज कंटिन्यू करने वाले हैं। लर्नर सेंटर्ड मेथड्स के बारे में हम करेंगे। ठीक है, सो आई थिंक कि सभी को पता होगा कि लर्नर सेंटर्ड क्या होता है। अगर किसी को नहीं पता है तो मैं एक बार बता देती हूँ। लर्नर सेंटर्ड का मतलब होता है जहाँ पर मेन फोकस जो होता है, मेन फोकस एंड मेन जो क्रियाएं होती है, मेन जो काम होता है वो भी लर्नर के द्वारा ही यानी कि स्टूडेंट के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम देखेंगे कि ना व्हाट इज लर्नर सेंटर्ड मेथड्स एंड व्हाट आर इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज। ठीक है, ओके। In student-centered learning, the instructor acts as a coach or facilitator rather than a sole authority. स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग में क्या होता है कि इंस्ट्रक्टर जो होता है वो एक कोच की तरह काम करता है, वो एक फैसिलिटेटर की तरह काम करता है। यहाँ पर वो अथॉरिटी के रूप में नहीं होता है, बट हाँ कि अगर स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम हो रही है वो एज अ कोच काम करता है, एज अ फैसिलिटेटर काम करता है। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल कि क्रिकेट में क्या होता है, जब क्रिकेट मैच होता है तो वहां पर जो कोच होते हैं ना, तो कोच वहां पर सभी खिलाड़ियों को ना फैसिलिटेट कर रहे होते हैं, यानी कि वो उनका मार्गदर्शन इस तरीके से कर रहे होते हैं कि हाँ ताकि वो काम अच्छे से करे। बट काम करता कौन है? काम करते हैं खिलाड़ी ही। स्टूडेंट्स का यहाँ पर एक्टिव और कोलैबोरेटिव रोल होता है। एक्टिव सब समझ गए होंगे। कोलैबोरेटिव का मतलब यहाँ पर क्या होता है? कोलैबोरेटिव का यहाँ पर मतलब ये होता है कि सब के सब ही मिलजुल कर अपना काम करते हैं, कोलैब करते हैं। इज इट क्लियर? अगर मैं इसके की फीचर्स की बात करूँ तो स्टूडेंट की ऑटोनॉमी होगी, यानी कि बच्चों का से होगा कि वो क्या पढ़ना चाहते हैं और कैसे पढ़ना चाहते हैं। क्या तो नहीं, बट लेकिन हाँ मेनली किस तरीके से पढ़ना चाहते हैं। टीचर जो रहेंगे, टीचर एक फैसिलिटेटर की तरह पर यहाँ पर काम करेंगे, जैसे कि मैंने अभी बताया है। इसके अलावा और क्या होगा? पीयर का इंटरेक्शन होगा। पीयर इंटरेक्शन का मतलब क्या होता है? पीयर मतलब होते हैं साथ वाले, और इंटरेक्शन क्या क्या मतलब होता है कि उनके साथ में कोलैब करना, डिस्कस करना, एक दूसरे से बातचीत करना, यानी कि बच्चों का आपस में अपने आसपास वालों के साथ में भी एक इंटरेक्शन रहता है। अनदर इज इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंडिविजुअल डिफरेंसेस का क्या मतलब होता है कि जिसको ऐसा लगता है, कोई भी बच्चा उसको लगता है कि उसकी समझने की क्षमता उतनी ज्यादा नहीं है, तो वो अपनी क्षमता के हिसाब से ही तो काम करेगा ना। हर एक बच्चे की अपनी एक पेस रहती है, हर एक बच्चे की अपनी एक कैपेबिलिटी रहती है जिस स्पीड से वो पढ़ना चाहता है। ठीक है, तो बच्चा क्या करेगा यहाँ पर? अपने अपने हिसाब से करेगा, या अपने हिसाब से, या फिर टीचर भी अगर कुछ इस तरीके से पढ़ा रहे हैं जो अभी हम एक करेंगे, दैट इज डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। ठीक है, अभी हम देखेंगे इसको भी। सेल्फ इवेल्युएशन होगा यहाँ पर। इसका क्या मतलब हुआ? सेल्फ इवेल्युएशन का यहाँ पर मतलब ये हुआ है कि बच्चा जो है खुद का आंकलन करता रहेगा, मूल्यांकन करता रहेगा अपनी प्रोग्रेस का, कि क्या वो प्रोग्रेस कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है तो क्यों नहीं कर पा रहा है। एक्टिव एनवायरमेंट रहता है काफी ज्यादा। क्लियर? नेक्स्ट इज, नेक्स्ट आते हैं हमारे पास में को लर्नर सेंटर्ड अप्रोचेस। अब इसकी अप्रोचेस क्या क्या होंगी? सबसे पहले हो जाएगा हमारे पास में आता है एक्टिव लर्निंग। व्हाट इज एक्टिव लर्निंग? स्टूडेंट जो है एक्टिवली एंगेज होते हैं हर एक चीज में, खुद की प्रॉब्लम को खुद से सॉल्व करते हैं, डिबेट करते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग भी अभी हम आने वाले क्लासेस में हम पढ़ेंगे। इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेजेस, ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब होता है कि कम समय में ज्यादा से ज्यादा बच्चों के विचार लेना एंड आस्किंग क्वेश्चंस। इंडक्टिव टीचिंग एंड लर्निंग, इसमें क्या होगा? लर्नर्स आर प्रेजेंटेड विद अ चैलेंज और प्रॉब्लम फर्स्ट देन इनफॉर प्रिंसिपल्स, यानी कि यहाँ पर बच्चे को ना सबसे पहले ही लर्नर्स आर प्रेजेंटेड विद चैलेंज, लर्नर्स को सबसे पहले यहाँ पर प्रॉब्लम दे दी जाती है। ठीक है, ये प्रॉब्लम दे दी, एक चैलेंज दे दी, उसके बाद में उसके बारे में बताया जाता है, उस प्रिंसिपल्स के बारे में बताया जाता है, जिसमें क्या क्या होगा? इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग हो जाएगी हमारी, केस बेस्ड इंस्ट्रक्शंस हो जाएंगे, प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग हो जाएगी, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग हो जाएगी, डिस्कवरी लर्निंग एंड जस्ट इन टाइम टीचिंग हो जाएगा। ये सब चीजें हमारी होंगी इसमें। अगर मैं आपसे बात करूं कि व्हाट इज डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, तो यहाँ पर क्या होगा? देखो, पढ़ाएगा तो टीचर ही, बट एक बात से आप सभी लोग मेरी सहमत होंगे कि हर एक बच्चे की अपनी पेस होती है, हर एक बच्चे की अपनी गति होती है पढ़ने की। इसके अलावा और क्या होता है? हर एक बच्चा जो होता है उसके बौद्धिक क्षमता भी डिफरेंट डिफरेंट होती है। अगर मैं एज अ टीचर, अगर मैं चाहूँ कि सभी को मैं एक ही एग्जाम्पल दूं और एक ही एग्जाम्पल से सबके सब समझ जाएंगे, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। अगर आप सभी मेरे पास में ऑफलाइन क्लास में बैठे हो एंड अगर मुझे पता है कि किसी बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है, बट मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल से ही समझाऊंगी, तो वो नहीं हो पाएगा। यहाँ पर क्या होगा? डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस,
यानी कि इंस्ट्रक्शन जो होंगे डिफरेंट डिफरेंट दिए जाएंगे, यानी कि इंस्ट्रक्शंस निर्देश जो होंगे इस तरीके से निर्देश दो कि सभी बच्चों को वो चीज क्लियर हो। किसी बच्चे को अगर 3 एग्जाम्पल से बात समझ में आ रही है तो 3 एग्जाम्पल से समझाओ। किसी बच्चे को अगर वो चीज प्रैक्टिकली समझ में आ रही है तो उसको प्रैक्टिकली करके दिखाओ। इंस्ट्रक्शंस डिफरेंशिएटेड होने चाहिए अकॉर्डिंग टू द कैपेबिलिटी एंड पेस ऑफ द स्टूडेंट। ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, नेक्स्ट होता है हमारे पास में प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग हम सभी ने स्कूल्स में प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, कॉलेजेस में भी बनाए हैं। तो सबसे पहली प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग में क्या होगा, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग आपकी एक फिलोसफी पर काम करती है, वो होता है प्रैग्मेटिज्म। व्हाट इज प्रैग्मेटिज्म? प्रैग्मेटिज्म का मतलब होता है प्रैक्टिकल। किसी भी काम को जब आप प्रैक्टिकली करके देख रहे हो, प्रोजेक्ट हम जब प्रैक्टिकली खुद से तो करके देखते थे ना स्कूल्स में, एंड ये होगा हमारा लर्निंग बाय डूइंग। लर्निंग बाय डूइंग क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर हम करके सीख रहे हैं, दैट इज लर्निंग बाय डूइंग। ठीक है। नेक्स्ट वन क्या होगा, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग दी किसने है? सो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग हमारी जॉन डीवे ने दी है। फाउंडर का नेम प्लीज याद रखेंगे। जॉन डीवे ने हमारी प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग दी है। बट इसको एक्सपेंड किसने किया? इसको एक्सपेंड किया हमारा विलियम हर्ड किलपैट्रिक ने इसको एक्सपेंड किया। विलियम हर्ड किलपैट्रिक ने इसको एक्सपेंड किया है, याद रख लेना। स्टूडेंट्स गेन नॉलेज एंड क्रिटिकल स्किल्स बाय वर्किंग ऑन कॉम्प्लेक्स रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स। बच्चों को यहाँ पर नॉलेज तो मिलती है, बच्चा यहाँ पर नॉलेज को तो गेन करता ही है। ओके। बच्चे के यहाँ पर क्रिटिकल स्किल्स, सोचने की क्षमता, किस तरीके से हैंडल करना है सिचुएशंस को, उसकी क्षमता बढ़ती है। बिल्कुल, बच्चा जो होता है कॉम्प्लेक्स और रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करता है, ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं, फिर क्या आता है? फिर आता है हमारे पास में ओपन लर्निंग वर्सेस डिस्टेंस लर्निंग। सो ओपन लर्निंग और डिस्टेंस लर्निंग दोनों में आपको डिफरेंस बताऊंगी। डिस्टेंस लर्निंग क्या होती है? जब टीचर और स्टूडेंट जो है एक प्लेस पर, एक स्थान पर उपस्थित नहीं होते हैं, अवेलेबल नहीं होते हैं, दैट इज योर डिस्टेंस लर्निंग, इजंट इट? यही तो होता है। ठीक है। ओपन लर्निंग क्या होती है? ओपन लर्निंग का सिंपल सा फंडा है कि फोकसेस ऑन फ्लेक्सिबिलिटी। व्हाट इज फ्लेक्सिबिलिटी? विच टाइप ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी दे आर टॉकिंग अबाउट? सो ओपन लर्निंग में यहाँ पर क्या मतलब होता है? देखो, जैसे कि स्कूल्स में क्या रहता है, स्कूल से एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है, स्कूल्स में आपको वही वाला स्ट्रक्चर फॉलो करना पड़ता है। स्कूल्स की टाइमिंग होती है कि 8 to 3 PM तक हमारा स्कूल चलेगा, इतने बजे ही आपको ब्रेक मिलेगा। यही टीचर्स हैं हिस्ट्री के या फिर पॉलिटिकल साइंस के, इंग्लिश के या फिर किसी भी चीज़ के जो आपको पढ़ाने वाले हैं। इस टाइम पर एग्जाम्स होंगे, ये सब चीज़ें। तो आप देखोगे कि ये आपकी फिक्स लर्निंग हो रही है, यानी कि यहाँ पर रिजिडनेस है। देयर आर सम काइंड्स ऑफ रूल्स दैट यू हैव टू बी फॉलो। ठीक है। बट ओपन लर्निंग में क्या होता है? ओपन लर्निंग में क्या होगा, यहाँ पर आप खुद से चूज करते हो कि आपको किस इंस्टीट्यूट से पढ़ना है। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, कि आपको लग रहा है कि आपको किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन करनी है, फॉर एन एग्जाम्पल आपको यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करनी है, सो इज इट अप टू यू, इट इज अप टू यू कि आपको यूजीसी नेट की तैयारी किस प्लेटफॉर्म से करनी है। देयर आर मोस्ट ऑफ द प्लेटफॉर्म्स, ठीक है, जहाँ से हम तैयारी कर सकते हैं। ये आपके ऊपर, आप किस प्लेटफॉर्म से करना चाहते हो। ठीक है। वहां पर क्या रहता है, अब बैचेस का भी रहता है कि आपको कौन से बैच में बैठ के तैयारी करनी है, कि आपको सुबह वाला बैच लेना है या फिर आपको शाम का बैच लेना है। ओके। आपको ऑन द स्पॉट पढ़ाई करनी है या फिर आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी देखने हैं। ये सभी जो चीजें हैं जहाँ पर आप ओपन रहते हो, जहाँ पर आपके पास में फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, जहाँ पर बैरियर्स यानी कि पठार के होते हैं वो सब रेस्ट्रिक्शंस या फिर वो सभी चीजें जो कहीं ना कहीं आपको लिमिट करती हैं, उन सभी लिमिट्स को जब आप रिमूव करते हो, चाहे वो टाइम से रिलेटेड हो, प्लेस से रिलेटेड हो या फिर पेस गति से भी रिलेटेड हो, अगर इन सब चीजों की आप रिमूव करने की बात कर रहे हो, दैट इज योर ओपन लर्निंग। जो अभी आप कर रहे हो, ये वीडियो जब भी अपलोड होगा, जरूरी नहीं है कि जिस टाइम मैं इसको अपलोड करूंगी आप इसको तभी देख रहे हो। शायद आप इसको 1 महीने के बाद देखो, शायद आप इसको 1 साल के बाद में देखो। इट इज ओपन लर्निंग। ठीक है। और क्या आता है हमारे पास में, की टीचिंग मेथड्स एंड स्ट्रेटेजीज। क्या होगा, इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजीज की अगर मैं बात करूं तो एक होता है आपका यूरिस्टिक मेथड। ठीक है। जिसमें अभी हम देखें कि किसने दिया है। एक है आपका ग्रुप डिस्कशंस एंड टेक्निक्स एंड एक है आपका ग्रुप लर्निंग स्ट्रेटेजीज। ओके। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर यूरिस्टिक मेथड के बारे में। ठीक है। सबसे पहले अभी हम यहाँ पर बात करेंगे यूरिस्टिक मेथड के बारे में।
ह्यूरिस्टिक मेथड के जो फाउंडर हैं वो है आपके हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, इतनी बात प्लीज याद रखेंगे। हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग इसके फाउंडर है। ओरिजिनली फॉर साइंस टीचिंग। कोर आइडिया इसका क्या रहा है? बेस्ड ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग, सेल्फ डिस्कवरी, ट्रायल एंड एरर, इन सब चीजों पर ये फोकस करते हैं, याद रखेंगे। ठीक है, कैसे कैसे ये टीचर रोल देखो, इसका कोर एक आइडिया क्या है कि यहाँ पर बच्चा प्रॉब्लम सॉल्विंग पर फोकस ज्यादा करेगा। सेल्फ डिस्कवरी का मतलब क्या होगा कि खुद की खोज के ऊपर भी काम करे कि मैं खुद से कितना कर सकता हूँ। ट्रायल एंड एरर, ट्राई करोगे तो गलतियां तो होंगी ही होंगी, तो इसको ट्रायल एंड एरर मेथड भी बोला गया है, क्योंकि बच्चा जब कोशिश करेगा तभी तो वो गलती करेगा। हमने जब कोशिश ही नहीं की है तो हम गलती कैसे करेंगे। फिर आता है हमारे पास में टीचर का रोल। टीचर रोल क्या होता है? द टीचर पोजेस अ प्रॉब्लम एंड स्टैंड्स असाइड, नो डायरेक्ट टीचर गाइडेंस। टीचर जो है बच्चे के सामने एक प्रॉब्लम रख देता है एंड खुद साइड में खड़ा हो जाता है। ठीक है, यानी कि टीचर जो है डायरेक्ट तरीके से बच्चों को गाइड नहीं कर रहा है। की ट्रेट्स इसके क्या क्या रहेंगे? डेवलप्स इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन, बिल्कुल। अगर टीचर गाइड ही नहीं कर रहे हैं तो बच्चा क्या करेगा? बच्चा इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन करेगा ना, हाँ या ना? बिल्कुल, बच्चा यहाँ पर इंडिपेंडेंट तरीके से इन्वेस्टिगेशन भी करेगा। फिर क्या हो जाएगा हमारे पास में? लॉजिकल थिंकिंग हो जाएगी हमारी। ठीक है भाई, सेल्फ स्टडी हो जाएगी, ये सब चीजें रहेंगी हमारी इस। नेक्स्ट आता है हमारे पास में काइनेस्थेटिक लर्निंग। व्हाट इज काइनेस्थेटिक लर्निंग इज, ये भी अभी हम देख लेते हैं। काइनेस्थेटिक लर्निंग में क्या रहेगा? लर्निंग थ्रू फिजिकल मूवमेंट्स, हैंड्स ऑन टास्क एंड बॉडी कोऑर्डिनेशन। कोई भी चीज जब हम उसको फिजिकल मूवमेंट के थ्रू सीखते हैं, एग्जाम्पल के लिए ड्राइंग हो गया, ड्राइंग को आप सिर्फ सुन के नहीं सीख रहे हो, ड्राइंग को आप फिजिकली, आपका उसमें हाथ काम कर रहा है ना। तो किसी भी चीज में जब आपकी फिजिकली मूवमेंट होते ही होते हैं आपकी काइनेस्थेटिक लर्निंग। इसके लिए रोल प्लेइंग हो सकता है, आपका बिल्डिंग मॉडल्स हो सकता है, ये सभी चीजें, और ड्राइंग भी हो सकती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में द डिस्कशन मेथड्स। व्हाट इज डिस्कशन मेथड्स इज, डिस्कशन मेथड क्या होगा? ग्रुप डिस्कशन करना। डेमोक्रेटिक मेथड रूटेड इन एंशियंट ट्रेडिशन, ये सबसे पहले यूज होता था, नालंदा यूनिवर्सिटी में भी यूज होता है। बस सेशन इसका परफेक्ट एग्जांपल है। व्हाट इज बस सेशन? जब आप किसी भी भीड़ वाली जगह पर जाते हो तो आपको ना एक साउंड सुनाई देता है, जो लोगों का ही साउंड होता है, जहाँ पर लोग बात कर रहे होते हैं, बट आपको ये नहीं पता चलता कि वो क्या बात कर रहे हैं। कभी किसी भीड़ वाली जगह पर जाओगे तो आपको एक बजिंग साउंड सुनाई देता है, जहाँ पर आपको ये पता है कि सब लोग बात कर रहे हैं, बट क्या बात कर रहे हैं ये नहीं पता। आप बस एक बजिंग साउंड आप देख रहे हो। बजिंग सेशन हमारा इसमें कैसे काम करता है? फॉर एन एग्जाम्पल कि टीचर ने आपको एक काम दिया है कि मैं आपको एक टॉपिक दे रही हूँ एंड यू हैव 10 मिनट्स, आप इसके बारे में सोचिए एंड सोच के फिर मुझे बताइए। अब क्या रहेगा, जब पूरी क्लास को ये टॉपिक दिया है तो सब अपने अपने ग्रुप के साथ में बातचीत करेंगे। जब वो बातचीत करेंगे, अब टीचर तो दूर खड़े हुए हैं तो टीचर को उनकी बात तो नहीं समझ में आएगी, बट सभी बच्चों का जो शोर होता है, जो गूंज होते हैं, वो एक बजिंग साउंड क्रिएट करता है। ये होता है हमारा बस सेशन। ठीक है, सो रिमेंबर दिस ग्रुप डिस्कशन फर्स्टली। नेक्स्ट फिर होगा आपका बस सेशन। एंड सेमिनार सेशन क्या होता है? सेमिनार सेशन में ये होता है कि कोई एक पर्सन रहता है, वो सबसे पहले अपना जो टॉपिक होता है उसको प्रिपेयर करता है, देन फिर वो सबके सामने प्रेजेंट करता है, एंड प्रेजेंट करने के बाद में उसी चीज को एनालाइज भी किया जाता है एंड उसी चीज को डिस्कस भी किया जाता है। नेक्स्ट इज कोऑपरेटिव लर्निंग एंड इट्स 5 की एलिमेंट्स। व्हाट इज कोऑपरेटिव लर्निंग? कोऑपरेट पता चल रहा है देखकर ही कि जब कोऑपरेट करते हैं ना सब बच्चे, तो उसके बारे में है ये कोऑपरेटिव लर्निंग। A structured form of active learning where students work in teams to achieve a shared goal. एक ऐसा स्ट्रक्चर्ड फॉर्म है एक्टिव लर्निंग का जहां पर बच्चे जो है टीम में रहकर काम करते हैं, ग्रुप में रहकर काम करते हैं, ताकि वो एक प्रॉपर एक शेयर्ड, यानी कि जो पूरे ग्रुप का जो गोल है जो वो शेयर करते हैं उसको अचीव करने में उनको हेल्प करता है। 5 पिलर्स ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग क्या क्या रहेंगे? सबसे पहले तो होगा हमारा पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस। व्हाट इज पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस इज, ठीक है, सो पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस का मतलब क्या होता है? सिंक और स्विम टुगेदर।
सक्सेस डिपेंड्स ऑन एवरी ग्रुप्स मेंबर्स एफर्ट्स, बिल्कुल। सक्सेस जो होती है डिपेंड, अगर आप एक ग्रुप में काम कर रहे हो तो सक्सेस डिपेंड करती है हर एक ग्रुप मेंबर की एफर्ट्स के ऊपर। हम एक दूसरे के ऊपर डिपेंड तो है, बट पॉजिटिवली तरीके से हम डिपेंड है। एग्जाम्पल के लिए नेगेटिव क्या होगा, नेगेटिव का मतलब ये होता है कि मेरा काम भी यही वाला पर्सन ही कर ले क्योंकि ये मेरा फ्रेंड है तो ये तो कर ही लेगा मेरा काम। ये होती है नेगेटिव डिपेंडेंस होना। ठीक है, कि आप किसी के ऊपर नेगेटिव तरीके से डिपेंडेंट हो। पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस का काम क्या है कि अगर आपके ग्रुप में 5 लोग हैं, एक को आपने पीपीटी बनाने का काम दिया है, एक को आपने उस टॉपिक के बारे में रिसर्च करने का काम दिया है, एक को आपने बोला कि आप मटेरियल्स लेकर आओगे, एक को आपने बोला कि आप ये चीज प्रेजेंट करोगे, तो आप क्या कर रहे हो, आप सभी के साथ में, आप सभी लोग पॉजिटिव तरीके से एक दूसरे के साथ में डिपेंडेंट हो। क्यों? क्योंकि आपको ट्रस्ट है एक दूसरे के ऊपर कि हाँ ये अपना काम अच्छे से करेंगे। ठीक है, सिंक भी करोगे फिर स्विम भी करोगे, वो साथ में ही करना है। फिर क्या आता है इंडिविजुअल एंड ग्रुप अकाउंटेबिलिटी। व्हाट इज इंडिविजुअल एंड ग्रुप अकाउंटेबिलिटी इज, इंडिविजुअल एंड ग्रुप अकाउंटेबिलिटी का यहाँ पर मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कि अगर आपसे पीपीटी बनाने को बोला गया था बट अगर आपने पीपीटी नहीं बनाई है, तो उसकी जवाबदेही कौन करेगा, आप ही करोगे। अकाउंटेबल आपको ही होना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबल आपको ही होना पड़ेगा कि हाँ मैंने गलती की है। ग्रुप अकाउंटेबिलिटी क्या होता है, इफ यू आर अ ग्रुप लीडर और यू आर अ ग्रुप मेंबर, अगर आपसे ग्रुप में एज अ ग्रुप में कोई भी गलती हुई तो अपने ग्रुप के लिए जिम्मेदार भी आप ही हो। ठीक है, फिर आते हैं हमारे पास में इंटरपर्सनल और स्मॉल ग्रुप स्किल्स। इसमें क्या रहेगा हमारा, इसमें हमारा ये हो जाएगा कि देखो जब आप एक ग्रुप में काम करते हो तो सिंपल सी बात है, आप एक दूसरे के साथ में आप बात भी करोगे, बात करोगे, कम्युनिकेशन करोगे। कम्युनिकेशन करोगे तो हो सकता है कि कहीं कहीं पर आपके कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो जाएं। ठीक है, आपको डिसीजन मेकिंग भी करनी पड़ेगी। ये सभी चीजें रहेंगी दैट जो जो सभी चीजें आपको फॉलो करनी पड़ती हैं। इससे क्या हो रहा है, इससे आपकी ग्रुप स्किल्स भी डेवलप होते हैं कि ग्रुप के साथ में कम्युनिकेट किस तरीके से करते हैं, अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उस कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज किस तरीके से करते हैं, एंड डिसीजन को बनाते किस तरीके से हैं। फिर क्या आता है, फिर आता है हमारे पास में फेस टू फेस प्रोमोटिव इंटरेक्शन। व्हाट इज फेस टू फेस एंड प्रोमोटिव इंटरेक्शन, जितनी बार भी आप मिलोगे जो आपका इंटरेक्शन होना चाहिए वो एक प्रमोटिव वे में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मतलब कि 10th जो आपकी डेट थी वो आपकी डेडलाइन है एंड जितनी बार भी आप मिल रहे हो बस आप मस्ती किए जा रहे हो, बट प्रमोटिव इंटरेक्शन तो आपको हो ही नहीं रहा है। सपोर्ट करो एक दूसरे को, एनकरेज करो एक दूसरे को, एंड जो भी रिसोर्सेज है उसको एक दूसरे के साथ में शेयर भी करो। ये सब चीजें आपकी होनी चाहिए। फिर क्या आता है ग्रुप प्रोसेसिंग। व्हाट इज ग्रुप प्रोसेसिंग इज, किसी भी ग्रुप को प्रोसेस होने में, किसी भी ग्रुप को फ्लरिश होने में टाइम लगता है, एंड वो कैसे हो पाएगा जब सभी ग्रुप के मेंबर्स आपस में काम करेंगे और अच्छे से काम करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा हमारे पास में, नेक्स्ट होगा हमारे पास में स्पेसिफिक कोऑपरेटिव स्ट्रेटेजीज। व्हाट इज स्पेसिफिक कोऑपरेटिव स्ट्रेटेजीज इज, एक है हमारे पास में जिक्सो मेथड। ठीक है, व्हाट इज जिक्सो मेथड, जिक्सो मेथड क्या है यहाँ पर, जैसे कि अगर हम बोलूँ तो कोऑपरेटिव लर्निंग का ही पार्ट है। क्योंकि जिक्सो मेथड अगर आपने वो देखा होगा, बचपन में हम सब ने पजल सॉल्व किए हैं। पजल जो कि टूटे हुए वाले जो पजल्स होते हैं जिनको जोड़ना होता है, उस पजल की मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, अब आप अकेले भी उस चीज को जोड़ सकते हो। देखो काइंड ऑफ मतलब कि मान लो कि आपके पास में 4 बॉक्स है ना, 4 बॉक्स दिए हुए हैं आपको, एक यहाँ पर बॉक्स दिया हुआ है, एक यहाँ पर बॉक्स दिया हुआ है, एक यहाँ पर बॉक्स दिया हुआ है। ठीक है, आपको ये 4 बॉक्स दिए हुए हैं एंड ये 4 बॉक्सेस आपको जोड़ने हैं, तो एज अ ग्रुप आप इसको कैसे जोड़ोगे, तो वही सब बातें हैं कि कोऑपरेट करना पड़ेगा, यही सब चीजें ही हो जाएंगी। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास में थिंक पेयर शेयर। व्हाट इज थिंक पेयर शेयर इज, ठीक है, सो थिंक पेयर एंड शेयर का मतलब हो जाएगा यहाँ पर, ये हमारी इन्वेंट की है फ्रैंक लेमन ने, प्लीज रिमेंबर दिस। ओके, थिंक पेयर शेयर, यहाँ पर 3 चीजें बनी हुई है। टीचर आपको कोई एक टॉपिक देगा, आप उसके बारे में सोचोगे, सोचने के बाद में आप किसी के साथ में अपना पेयर बनाओगे, उसके साथ में उसको डिस्कस करोगे, एंड देन फिर आप
दोनों अपने जो भी आपके पॉइंट ऑफ व्यूज हैं उस टॉपिक को लेकर आप उसको पूरी क्लास में शेयर करो। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हमारे पास में रेसिप्रोकल टीचिंग। व्हाट इज रेसिप्रोकल टीचिंग इज, ये भी अभी हम देख लेते हैं। ओके, सो रेसिप्रोकल टीचिंग एंड लास्ट वन आता है हमारा टीम पेयर सोलो, इन दोनों का भी हम देख लेते हैं। रेसिप्रोकल टीचिंग, रेसिप्रोकल का क्या मतलब होता है, उल्टा कर देना, ठीक है, या फिर अपोजिट कर देना। सो इन अ सिंपल टीचिंग में क्या होता है कि टीचर एक्सप्लेन करते हैं एंड स्टूडेंट जो है वो टीचर की बातों को सुनते हैं, यही होता है। बट रेसिप्रोकल टीचिंग में क्या होता है कि स्टूडेंट एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, आई डोंट नो कि अगर आपके स्कूल्स में हुआ है या फिर नहीं हुआ है, बट ऐसे स्कूल्स में होता है कि टीचर बोलते हैं कि चलो ठीक है, आप ये टॉपिक पूरी क्लास को एक्सप्लेन करोगे। तो वहां पर क्या होता है कि बच्चा वो टॉपिक पूरी क्लास को एक्सप्लेन कर रहा होता है एंड टीचर भी उस एक्सप्लेनेशन को सुन रहा होता है। ठीक है, a structured dialogue between teacher and students to construct meaning from a text through predicting, क्वेश्चनिंग, क्लैरिफाइंग एंड समराइजिंग, जिसमें वो प्रिडिक्ट भी करते हैं कि भाई क्या लग रहा है, क्वेश्चंस भी करते हैं, क्लैरिफाई भी करते हैं उस चीज को एंड फिर लास्ट में उसको समराइज भी कर देते हैं। टीम पेयर सोलो, टीम पेयर सोलो इज स्टूडेंट्स वर्क ऑन अ टास्क first as a team, then in pairs, and finally independent as their confidence grows। ठीक है, कबड्डी गेम देखा होगा आप सभी ने, बेस्ट एग्जाम्पल बताऊंगी मैं इसका। कबड्डी गेम में क्या होता है, कबड्डी गेम में सबसे पहले टीम रहता है, टीम रहता है हमारा। बट लेकिन जो खिलाड़ी जाते हैं खेलने के लिए वो एक एक करके ही जाते हैं ना, एंड वो अपनी टीम को रिप्रेजेंट करते हैं, एक एक जाते हैं खेलने के लिए एंड देन फिर वो अपनी टीम को रिप्रेजेंट करते हैं। वैसा ही है कुछ। टीम पेयर सोलो में क्या होता है, स्टूडेंट्स वर्क ऑन अ टास्क फर्स्ट एज अ टीम, स्टूडेंट सबसे पहले एक टीम की तरह किसी चीज के ऊपर काम करते हैं, फिर वो दो दो के साथ में पेयर में आ जाते हैं एंड फाइनली इंडिपेंडेंटली एज देयर कॉन्फिडेंस ग्रोज, और फिर फाइनली वो इंडिपेंडेंट तरीके से ही मतलब कि उस चीज को परफॉर्म करते हैं एंड उनका कॉन्फिडेंस भी ग्रो होता है। टीम पेयर एंड so this is all about today's class. I hope you like this class. We will meet soon. Thank you so much for watching this video.